कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, लेकिन कुछ अदृश्य सा आपको आगे बढ़ने से रोक देता है? कभी लगता है कि बस थोड़ा सा बदल जाए तो जिंदगी बिल्कुल अलग हो सकती है। तो सच मानिए, रुकावट बाहर नहीं है, रुकावट आपके दिमाग की बनाई हुई खुद की तस्वीर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लिसन विद आयुष इनसाइट्स पर। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जो कहती है, अगर आप अपनी मानसिक तस्वीर बदल दें तो किस्मत खुद बदल जाती है। यह है साइको साइबरनेटिक्स, डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स द्वारा लिखी गई एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताब। यह किताब बताती है कि हमारा दिमाग एक बेहद शक्तिशाली मशीन है जो 100% सही है, उसी दिशा में चलता है जैसी तस्वीर आप अपने बारे में बना लेते हैं। अगर तस्वीर छोटी है तो जिंदगी भी छोटी हो जाती है, और अगर तस्वीर बड़ी है तो आप वो भी हासिल कर लेते हैं जो पहले असंभव लगता था। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, सेल्फ इमेज, यानी आपकी पूरी जिंदगी की असली चाबी। डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स एक प्लास्टिक सर्जन थे। वह देखते थे कि किसी का चेहरा बदलने पर कई बार पूरी जिंदगी बदल जाती थी, लेकिन कई बार चेहरा बदलने के बाद भी आदमी पहले जैसा ही डरपोक, कमजोर और असुरक्षित महसूस करता था। तभी उन्होंने एक चौंकाने वाली बात समझी। असली बदलाव चेहरे में नहीं होता, असली बदलाव उस सेल्फ इमेज में होता है। मेन होता है जो हम अपने बारे में दिमाग में बनाकर रखते हैं। सेल्फ इमेज वो चुपचाप बनी हुई अंदरूनी तस्वीर है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, आप किस लायक हैं, और दुनिया आपको कैसे देखती होगी। और सबसे गहरी बात, आप अपने बारे में जैसी तस्वीर मान लेते हैं, आपकी पूरी जिंदगी उसी तस्वीर को सच साबित करने लगती है। अगर किसी को बचपन से कहा गया कि वह स्लो है, तो बड़ा होकर भी उसका दिमाग उसी तस्वीर के हिसाब से काम करेगा, चाहे वह कितना भी होशियार क्यों ना हो, क्योंकि दिमाग कहता है तुम वही हो जो तुम खुद को मानते हो। इस पहले अध्याय का असली संदेश बहुत सीधा है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने दिमाग में बसे खुद के बारे में पुराने विश्वास बदलने होंगे, क्योंकि दिमाग एक मशीन है जो आपकी सेल्फ इमेज को लक्ष्य मानकर ही काम करता है। आज बस खुद से एक सरल सवाल पूछिए, क्या मैं खुद को उतना ही बड़ा मानता हूं जितना बड़े सपने में देखता हूं? अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हमारे अंदर एक प्राकृतिक सफलता तंत्र होता है, एक जन्मजात सिस्टम जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बना है। पर वो सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है और क्यों कई लोग इसे कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। चैप्टर 2, आपके अंदर छिपा सक्सेस मैकेनिज्म। क्या आपने कभी सोचा है कि तीर चलाते समय हमें हवा का रास्ता नहीं पता होता, लेकिन तीर फिर भी अपने निशाने तक पहुंच जाता है। डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स कहते हैं कि हमारे दिमाग में भी ऐसा ही एक टारगेट सीकिंग मैकेनिज्म मौजूद है, एक अद्भुत सिस्टम जिसे किताब कहती है सक्सेस मैकेनिज्म। यह हर इंसान के अंदर होता है, आपके अंदर भी। बस फर्क इतना है कि कोई इसे जगाना सीख लेता है और कोई पूरी जिंदगी सोए रखता है। सक्सेस मैकेनिज्म तभी एक्टिवेट होता है जब आपके पास एक साफ लक्ष्य हो और उस लक्ष्य तक पहुंचने का ईमानदार यकीन हो। जब यह दो चीजें मिल जाती हैं तो दिमाग उसी दिशा में रास्ते ढूंढना खुद शुरू कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मिसाइल अपने टारगेट को लॉक करके खुद अपने रास्ते बना लेती है। अगर आप सच में मान लें कि हां, मैं YouTube पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकता हूं, तो आपका दिमाग आइडियाज और एक्शंस जनरेट करना शुरू कर देता है। आप सोचते हैं कि आप कॉन्शियसली प्लानिंग कर रहे हैं, पर असल में आपका सक्सेस मैकेनिज्म बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। इस अध्याय का असली संदेश बहुत सीधा है। लक्ष्य स्पष्ट रखो, खुद को योग्य मानो और दिमाग को काम करने दो। हर स्टेप का पता होना जरूरी नहीं, दिमाग रास्ता बना लेता है। आपको बस डायरेक्शन देनी है, बाकी काम ये अद्भुत मशीन खुद करती है। आज सिर्फ एक बात सोचिए, आपका वो एक लक्ष्य कौन सा है जिसे आपका सक्सेस मैकेनिज्म आज से पूरा करना शुरू कर सकता है। अगले अध्याय में मॉल्ट्स बताते हैं कि इस सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने की सबसे शक्तिशाली तकनीक है इमेजिनेशन, क्योंकि दिमाग असली और कल्पना में फर्क ही नहीं करता। चैप्टर 3, इमेजिनेशन, सक्सेस मैकेनिज्म की पहली चाबी। कल्पना कीजिए, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, आंखें बंद हैं और आपके मन में एक फिल्म चल रही है।
जिसमें आप बिल्कुल वही इंसान बन चुके हैं जिस बनने का आपने हमेशा सपना देखा है। कमाल की बात यह है कि आपका दिमाग इस फिल्म को सच और झूठ में फर्क करके नहीं देखता। जो भी आप गहराई से इमेजिन करते हैं, दिमाग उसे एक वास्तविक अनुभव की तरह ही मान लेता है। इसीलिए मॉल्ट्स कहते हैं, इमेजिनेशन इज द फर्स्ट की, यानी सफलता का दरवाजा इमेजिनेशन से ही खुलता है। दिमाग की एक खास बात है, अगर आप खुद को बार बार कैपेबल, कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग इमेजिन करते हैं तो दिमाग इसे आपका सच बना देता है। लेकिन अगर आप हर बार डर, कमजोरी और असफलता की तस्वीरें दिखाते हैं तो दिमाग उस नेगेटिव कहानी को ही आपकी रियलिटी बना देता है। सोचिए, दो लोग हैं, एक कहता है मैं स्टेज पर हमेशा नर्वस हो जाता हूं, दूसरा कहता है मैं स्टेज पर जाते ही कॉन्फिडेंट हो जाता हूं। सच क्या है? दोनों ही अपनी इमेजिनेशन के प्रोडक्ट्स हैं। पहला डर की फिल्म चलाता है, दूसरा कॉन्फिडेंस की, और दोनों का दिमाग उसी फिल्म को फॉलो करता है। इस अध्याय का असली संदेश बहुत साफ है। आप अपनी इमेजिनेशन से अपनी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आपकी इनर मूवी नेगेटिव है तो आपकी बाहरी रियलिटी भी नेगेटिव बनती है। लेकिन अगर आप रोज कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने आइडियल वर्जन को क्लियर, कलरफुल और रियल तरीके से इमेजिन करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका व्यवहार बदलने लगता है, क्योंकि दिमाग वही दोहराता है जो आप अपने मेंटल स्क्रीन पर उसे बार बार दिखाते हैं। अब बस एक बात सोचिए, अगले 24 घंटों में आप अपने दिमाग को कौन सी फिल्म दिखाने वाले हैं? कॉन्फिडेंस, सक्सेस, फेयरलेस पर्सनैलिटी? आप जो चुनेंगे वही आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाएगी। अब अगला अध्याय बताता है कि हम बचपन से कुछ गलत बिलीव में हाइप्नोटाइज होते हैं, और जब तक इन झूठी मान्यताओं को तोड़ा नहीं जाता, न सेल्फ इमेज बदलती है, न सक्सेस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। चैप्टर 4, झूठी मान्यताओं की हिप्नोटिज्म से खुद को आजाद करें। कभी सोचा है कि हम अपने बारे में जो भी मानते हैं, क्या वो सच होता है या बस हमें यह यकीन दिलाया गया होता है कि वो सच है? इस अध्याय में डॉक्टर मॉल्ट्स एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। हम सब किसी न किसी तरह हिप्नोटाइज्ड होते हैं, किसी जादूगर ने नहीं, बल्कि परिस्थितियों ने, माहौल ने, और सबसे ज्यादा दूसरों की बार बार कही गई बातों ने। हम बार बार सुनते हैं, तुम कमजोर हो, तुम में वो बात नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते। धीरे धीरे ये बातें दिमाग के अंदर इतनी गहरी बस जाती है कि इंसान इन्हें अपनी सच्चाई समझने लगता है। लेकिन मॉल्ट्स कहते हैं ये सच्चाई नहीं, ये सिर्फ रिपीटेड सजेशंस हैं। यही फॉल्स बिलीव्स हिप्नोसिस है। सोचिए, एक बच्चे को बचपन में कह दिया गया तू मैथ्स में वीक है। शायद वो उस दिन बीमार था, शायद मूड खराब था, लेकिन उस एक बात ने उसकी सेल्फ इमेज में एक स्थायी दाग बना दिया। अब हर परीक्षा, हर सवाल, हर कोशिश उसके दिमाग में वही पुरानी वीकनेस वाली फिल्म चला देती है। क्या वो सचमुच वीक है? जरूरी नहीं, लेकिन दिमाग ने हिप्नोसिस मान लिया। इस अध्याय का असली संदेश है, हमारे कई लिमिटेशंस असली नहीं होती, वो बस पुरानी रिकॉर्डिंग्स होती हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। जब आप इन मान्यताओं को पहचानने लगते हैं तो आप देखते हैं कि इनमें से अधिकतर बिलीव्स की कोई मजबूती नहीं होती। ये वो आवाजें होती हैं जो आपने सुनी थी और समय के साथ आपने उन्हें अपनी पहचान बना लिया। लेकिन नई बात यह है कि आप किसी भी क्षण नई, सच्ची और एम्पावरिंग मान्यताओं को अपनाना शुरू कर सकते हैं। जैसे, मैं सीख सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं कैपेबल हूं। धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज बदलने लगती है और पुरानी हिप्नोसिस टूट जाती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपके बारे में कौन सी झूठी बिलीफ है जो आपको आज तक रोकती आई है और जिसे आपको आज ही तोड़ देना चाहिए? एक बिलीफ बदलते ही जिंदगी का पूरा रास्ता बदल जाता है। अगला अध्याय बताता है कि सिर्फ इमेजिनेशन और बिलीफ ही काफी नहीं, हमें एक और चीज चाहिए, रैशनल थिंकिंग, जो हमें गलत निष्कर्षों से बचाती है और दिमाग को सही दिशा देती है। चैप्टर 5, तार्किक सोच की शक्ति का उपयोग कैसे करें? कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में जो डर, तनाव और असुरक्षाएं होती हैं, उनका ज्यादातर हिस्सा किसी असली खतरे की वजह से नहीं, बल्कि हमारी गलत सोच की वजह से पैदा होता है। डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स कहते हैं, फीलिंग इज नॉट फैक्ट, यानी हम जो महसूस करते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। हमारा दिमाग अक्सर हमारी भावनाओं को ही रियलिटी समझ लेता है
और फिर उसी हिसाब से हमारी सेल्फ इमेज को गलत दिशा में ढकेल देता है। जैसे अगर आप सोचें मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे जज करेंगे, मैं लायक नहीं हूं, तो ये सब फीलिंग्स हैं, लेकिन दिमाग इन्हें सच्चाई मान लेता है और वही एक्सपीरियंस आपको मिलता है। लेकिन जैसे ही आप तर्क का इस्तेमाल करते हैं, सब बदल जाता है। कल्पना कीजिए आप स्टेज पर बोलने जा रहे हैं, दिमाग तुरंत डर बनाकर खड़ा कर देता है। मैं भूल जाऊंगा, सब हंसेंगे, मेरी वॉइस अजीब लगेगी, ये सब इरेशनल बातें हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैंने तैयारी की है, ऑडियंस सपोर्टिव होती है, पहले कुछ सेकंड नर्वसनेस सामान्य है, तो आपका शरीर भी उसी के हिसाब से बिहेव करने लगता है, कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है और परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। यही है रैशनल थिंकिंग की असली ताकत। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है भावनाएं अक्सर हमें गलत दिशा दिखाती है, लेकिन तर्क हमें सही रास्ता देता है। जब आप हर फियर को जांचने लगते हैं, हर थॉट से पूछने लगते हैं क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है, तो आपका दिमाग नेगेटिव हिप्नोसिस से बाहर आने लगता है, आपकी सेल्फ इमेज साफ होती जाती है और आपका सक्सेस मैकेनिज्म एकदम सही दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपकी जिंदगी में वो कौन सी जगह है जहां आप फैक्ट पर नहीं, फीलिंग पर रिएक्ट करते हैं। उस सिचुएशन को पहचानिए और आज ही तर्क का इस्तेमाल करके उसे बदलिए। अगले अध्याय में माल्टीज बताते हैं कि दिमाग को चलाने की सबसे अद्भुत तकनीक है रिलैक्सेशन, क्योंकि जबरदस्ती से नहीं बल्कि एक शांत और रिलैक्स्ड दिमाग से सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। चैप्टर 6 रिलैक्स एंड लेट योर सक्सेस मैकेनिज्म वर्क फॉर यू। क्या आपने महसूस किया है कि जब भी आप किसी काम को जोर लगाकर दबाव में करके पूरा करना चाहते हैं तो उस काम में उलझन बढ़ जाती है, दिमाग जैसे लॉक हो जाता है। किताब कहती है हमारा दिमाग तब सबसे अच्छा काम करता है जब हम उसे जबरदस्ती नहीं करते बल्कि उसे रिलैक्स्ड स्टेट में काम करने देते हैं। डॉक्टर मैक्सवेल माल्टिज बताते हैं कि दिमाग एक तरह का ऑटो गाइडेंस सिस्टम है, जैसे एक एरो खुद ब खुद अपने टारगेट की दिशा पकड़ लेता है या एक ऑटो पायलट जहाज को रास्ता दिखाता है। लेकिन यह सिस्टम तभी सही काम करता है जब आपका माइंड शांत हो, आपका ध्यान साफ हो और आप ओवर थिंकिंग न कर रहे हो। तनाव दिमाग के नेचुरल फ्लो को तोड़ देता है, आराम उसे तेज बना देता है। एक सिंपल एग्जाम्पल है, ड्राइविंग सीखते समय शुरुआत में हर चीज टेंस लगती है, स्टीयरिंग भारी लगता है, हाथ पैर एक साथ नहीं चलते। लेकिन जैसे ही आप आराम से चलाना शुरू करते हैं, स्टीयरिंग अपने आप स्मूथ होने लगता है, रिएक्शंस नेचुरल हो जाते हैं और गाड़ी एफर्टलेसली चलती है। यही फॉर्मूला हर गोल, हर स्किल और हर परफॉर्मेंस पर लागू होता है। किताब कहती है कि रिलैक्सेशन आपकी इनर क्रिएटिव मशीनरी को खोल देता है। जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, मेमोरी तेज होती है, कॉन्फिडेंस ऊपर आता है और आपका अंदरूनी गाइडेंस आपको सही रास्ता दिखाने लगता है। असली समझ उसी में है, जो दबाव में भी शांत रह सके वही असल में स्मार्ट है। रिलैक्सेशन के 2 आसान तरीके बताए जाते हैं। पहला, दिन में 10 मिनट माइंड को रेस्ट दीजिए, बस शांत बैठिए, सांस देखते रहिए और अपने दिमाग को प्रेशर मोड से बाहर आने दीजिए। दूसरा, मेंटल रिहर्सल। रिलैक्सेशन के बाद अपने गोल की काम और पॉजिटिव कल्पना कीजिए। यह टेक्निक ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल व्यक्ति इस्तेमाल करता है। रिलैक्स होकर इमेजिनेशन करना आपके सक्सेस मैकेनिज्म को सबसे साफ और सबसे परफेक्ट सिग्नल देता है। इस अध्याय का गहरा लेसन यही है, आप तब जीतते हैं जब आप खुद को रिलैक्स करने देते हैं। आपका माइंड बंद मुट्ठी की तरह तब काम करता है जब आप उसे दबाव में रखते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ देते हैं, वह आपकी पूरी क्षमता बाहर लाने लगता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपकी कौन सी एक्टिविटी सिर्फ इसलिए खराब होती है क्योंकि आप खुद पर बहुत प्रेशर डाल देते हैं? सोचिए और आज वही काम रिलैक्स्ड होकर कीजिए, आपको खुद फर्क महसूस होगा। अगले अध्याय में एक सुंदर कॉन्सेप्ट आता है, हैप्पीनेस एक हैबिट है, कोई एक्सीडेंट नहीं। चैप्टर 7 यू कैन एक्वायर द हैबिट ऑफ हैप्पीनेस। सोचकर देखिए, अगर खुशी कोई इंतजार करने वाली चीज न हो बल्कि एक ऐसी आदत हो जिसे आप हर दिन खुद बना सकते हो। यही बात मैक्सवेल मॉल्ट्स इस अध्याय में समझाते हैं। खुशी कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक चॉइस है, एक मानसिक आदत जिसे आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही मजबूत होती जाती है।
कहानी की तरह समझिए, एक आदमी था जो हमेशा शिकायत करता था। उसे लगता था कि वो तभी खुश होगा जब जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं हुई और वो कभी खुश नहीं हुआ। लेखक कहते हैं, यही हमारी गलती है। हम खुशी को फ्यूचर से बांध देते हैं, जबकि खुशी हमेशा इसी पल में होती है, वहीं जहां आप खड़े हैं। यह अध्याय बताता है कि खुशी का संबंध सिचुएशन से नहीं, बल्कि उनसे बनाई गई आपकी इनर स्टोरी से है। एक ही घटना दो लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग ले सकती है। एक दुखी हो जाए, दूसरा उसी में अच्छा ढूंढ ले। फर्क इवेंट में नहीं, इंटरप्रिटेशन में होता है। मॉल्ट्स कहते हैं कि खुशी उसी तरह सीखी जाती है जैसे कोई और हैबिट, वॉकिंग, रीडिंग या किसी स्किल की प्रैक्टिस। अगर हम रोज डरने, कंपेयर करने या शिकायत करने की आदत बना सकते हैं, तो हम खुश रहने की आदत भी बना सकते हैं। खुशी की शुरुआत वहीं होती है जहां आप अपने दिमाग को यह याद दिलाते हैं कि आपके पास क्या अच्छा है। जब आप लाइफ में गुड चीजें एक्सपेक्ट करने लगते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। और जब आप प्रॉब्लम्स को बार बार रिपीट करना बंद कर देते हैं, तो दिमाग सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होने लगता है। यही चीज हैप्पीनेस को नेचुरल बना देती है। अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, खुशी एक एटीट्यूड है और एटीट्यूड का आधार आपका सेल्फ इमेज है। अगर आप अपने आप को अनलकी या कमजोर मानते हैं, तो दिमाग हर चीज को उसी फिल्टर से देखता है। लेकिन अगर आप खुद को वर्दी, केपेबल और डिजर्विंग मानते हैं, तो दिमाग नेचुरली खुशी को अट्रैक्ट करने लगता है। खुशी कोई बड़ी चीज नहीं मांगती, बस एक फैसला, आज से मैं इसे प्रैक्टिस करूंगा, छोटे छोटे स्टेप्स में, अभी से। चैप्टर 8, सक्सेस टाइप पर्सनालिटी। किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। सफलता किसी किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि पर्सनालिटी का रिजल्ट है। और यह पर्सनालिटी किसी के पास जन्म से नहीं होती, इसे कोई भी इंसान सीख सकता है। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी। दो दोस्त थे, अमित और राघव। दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू किया और पहली कोशिश में नुकसान हो गया। अमित ने तुरंत खुद को हारने वाला मान लिया, जबकि राघव ने कहा कि यह बस एक लेसन था और अगली बार बेहतर होगा। कुछ साल बाद अमित ने कोशिशें छोड़ दी और दूसरी तरफ राघव का बिजनेस सफल हो चुका था। दोनों में फर्क था, उनकी सोच, उनका नजरिया, उनकी पर्सनैलिटी। सक्सेस टाइप पर्सनैलिटी की पहली खासियत यह होती है कि ऐसे लोग जानते हैं कि उन्हें जाना कहां है। जिनके भीतर डायरेक्शन होती है, उनका दिमाग भी उसी दिशा में डिसीजन लेता है। जब व्यक्ति को अपना लक्ष्य साफ दिखता है, तो रास्ता खुद स्पष्ट होने लगता है। ऐसी पर्सनैलिटी की दूसरी खूबसूरत चीज है हिम्मत, डर होने के बावजूद कदम उठाने की क्षमता। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते, वे इम्परफेक्ट शुरुआत करते हैं और रास्ते में खुद को सुधारते जाते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग डर में फंसकर शुरू ही नहीं करते, और जो शुरू कर देता है वही आगे निकल जाता है। तीसरी चीज है ईमानदारी। खुद से और दूसरों से सच बोलने की आदत इंसान को अंदर से हल्का बनाती है। जिस व्यक्ति के भीतर गिल्ट या दिखावा नहीं होता, उसके डिसीजंस तेज और क्लियर होते हैं। सक्सेस पर्सनैलिटी का एक और मजबूत हिस्सा है कंपैशन, दूसरों की फीलिंग्स को समझना। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि ग्रोथ अकेले नहीं होती, रिश्तों के साथ होती है। सम्मान, एम्पैथी और अच्छा व्यवहार आपकी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बनाते हैं। इसके बाद आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को कड़ाई से जज न करना, बल्कि खुद को स्वीकार करके आगे बढ़ना। कई लोग परफेक्ट बनने का इंतजार करते हैं, लेकिन सच यह है कि इम्परफेक्ट होकर शुरू करने वाले ही दुनिया बदलते हैं। इन सब के साथ एक सफल पर्सनैलिटी की एक और अनमोल आदत है फैसले लेना। ओवरथिंकिंग इंसान को पीछे खींचती है, जबकि डिसाइसिवनेस आगे धकेलती है। जब आप खुद को यह अनुमति देते हैं कि आप रास्ते में गलत भी हो सकते हैं, तब आप ग्रोथ के असली रास्ते खोलते हैं। और अंत में पॉजिटिव एटीट्यूड। इसका मतलब यह नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि समस्याओं में भी रास्ता देख पाना। सक्सेसफुल लोग हर सेटबैक को फीडबैक की तरह लेते हैं और उसी से अपनी स्ट्रेटेजी सुधारते हैं। इन सभी आदतों को कोई भी इंसान धीरे धीरे डेवलप कर सकता है। रोज अपनी डेस्टिनेशन को इमेजिन करना, छोटे कदम उठाना, खुद को एनकरेज करना, गलतियों को सीख की तरह लेना और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये वह चीजें हैं
जो पर्सनैलिटी को सक्सेस की तरफ मोल्ड करती है। अब बस एक सवाल अपने आप से पूछिए, आपकी पर्सनैलिटी कौन सी दिशा में जा रही है? क्या आप वही ट्रेड्स अपना रहे हैं जो आपको आगे ले जाए, या अभी भी लक के भरोसे बैठे हैं? आप सफलता को स्किल मानेंगे, तभी आपका दिमाग उसे स्किल की तरह सीखना शुरू करेगा। चैप्टर 9, फेलियर मैकेनिज्म। यानी कई बार हम पूरी कोशिश करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक अदृश्य सी रुकावट हमें आगे बढ़ने नहीं देती। डॉक्टर मॉल्ट्स इसे फेलियर मैकेनिज्म कहते हैं। दिमाग का वही हिस्सा जो डर, चिंता और खुद पर शक की वजह से हमें रोक देता है। यह रुकावट अचानक नहीं बनती, ये तब पैदा होती है जब हम छोटी गलतियों को बड़ा बना लेते हैं, बार बार खुद को दोष देते हैं और हर नई स्थिति में खतरा ही खोजते हैं। दिमाग इन अनुभवों को सच मान लेता है और हमें सुरक्षित रखने के नाम पर एक्शन लेने से रोक देता है। इसलिए हम जानते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह फेलियर मैकेनिज्म कोई स्थायी सच्चाई नहीं है। यह सिर्फ एक सीखा हुआ पैटर्न है। जैसे हमने इसे अपनाया है, वैसे ही हम इसे बदल भी सकते हैं। जब हम सकारात्मक अनुभवों को याद करते हैं, अपनी छोटी जीतों को महत्व देते हैं और खुद को क्रिटिसाइज करने की बजाय सुधारने पर ध्यान देते हैं, तो दिमाग का यह पुराना पैटर्न टूटने लगता है। धीरे धीरे दिमाग समझने लगता है कि डर असली नहीं है और हम वास्तव में आगे बढ़ सकते हैं। यही वह मोड़ होता है जब आपका सक्सेस मैकेनिज्म जगना शुरू हो जाता है। इस पूरे चैप्टर का संदेश सिर्फ इतना है, असफलता कोई स्थायी पहचान नहीं, सिर्फ दिमाग की एक आदत है और हर आदत की तरह इसे बदला जा सकता है। चैप्टर 10, इमोशनल स्कार्स। अदृश्य घाव जो जिंदगी रोक देते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे घाव होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हर दिन महसूस होते हैं। किसी का हार्श कमेंट, बचपन की कोई इंसल्ट, रिजेक्शन या खुद से की गई नफरत। ये सब हमारे चेहरे पर नहीं, बल्कि हमारी सेल्फ इमेज पर चोट करते हैं। इन्हें डॉक्टर मॉल्ट्स इमोशनल स्कार्स कहते हैं। वो घाव जो दिमाग के अंदर बस जाते हैं और हमें बार बार वहीं रोक देते हैं। ये घाव एक झटके में नहीं बनते। कभी किसी ने गुस्से में कह दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता, और दिमाग ने उसे सच मान लिया। वो याद दिमाग में ऐसे फंस जाती है कि बार बार रिप्ले होने लगती है। धीरे धीरे इंसान खुद को उसी नजर से देखने लगता है जैसे कभी किसी और ने देखा था। इमोशनल स्कार्स की सबसे खतरनाक बात यही है, ये दिखते नहीं, इसीलिए ठीक भी नहीं होते जब तक हम खुद उन्हें हील करने का फैसला न कर लें। डॉक्टर मॉल्ट्स कहते हैं कि हीलिंग की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम खुद को यह मानने से रोक देते हैं कि हम वही हैं जो दूसरे हमें कह गए थे। किसी की बोली हुई एक लाइन हमारा सच नहीं बन जाती जब तक हम उसे खुद स्वीकार न कर लें। फिर आता है उनका सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट, इमोशनल फेस लिफ्ट। जैसे चेहरे को फ्रेश करने के लिए फेस लिफ्ट किया जाता है, उसी तरह आत्मा को फ्रेश करने के लिए हम अपने अंदर से पुराने घावों को ढीला छोड़ते हैं। इसका मतलब है खुद को और दूसरों को माफ करना, दर्द भरी यादों को बार बार दोहराना बंद करना और अपने दिमाग में खुद का एक नया, मजबूत और लवेबल वर्जन बनाना। जब हम नई तस्वीर बनाते हैं, सेल्फ इमेज बदलने लगती है। नई सेल्फ इमेज नए कॉन्फिडेंस को जन्म देती है और धीरे धीरे जिंदगी भी बदल जाती है। इस चैप्टर का असली संदेश यही है, आप अपने पुराने घाव नहीं हैं। किसी ने आपको हर्ट किया, ये उनकी कमी थी, आपकी नहीं। आपका असली रूप आपकी गलतियों या दूसरों की बातों से नहीं बनता। आपका असली रूप बनता है इस बात से कि आज आप खुद को क्या मानते हैं। जब आप अपनी कहानी बदलना शुरू करते हैं, तभी इमोशनल स्कार्स मिटने लगते हैं और एक नया आप जन्म लेता है। चैप्टर 11, अपनी असली पर्सनैलिटी को कैसे जगाएं। हम सबके अंदर एक नेचुरल पर्सनैलिटी होती है, एक ऐसा वर्जन जो कॉन्फिडेंट है, साफ है और बिना डर के खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन जिंदगी के दौरान इस असली वर्जन पर कई लेयर्स चढ़ जाती है। डर की लेयर, कंपैरिजन की लेयर, लोग क्या कहेंगे वाली लेयर और बचपन में सुनी जजमेंट्स की लेयर। धीरे धीरे हम वो दिखाने लगते हैं जो हम हैं ही नहीं, और जो हम सच में हैं वो भीतर ही छुपा रह जाता है। डॉक्टर मॉल्ट्स कहते हैं, असली पर्सनैलिटी को अनलॉक करना नया कुछ बनना नहीं है, बल्कि वो सब हटाना है जो हमारे अंदर पहले से नहीं था। पर्सनैलिटी बनाई नहीं जाती, पहचानी जाती है। जब आप इंप्रेस करने की कोशिश छोड़ देते हैं और सिर्फ एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, तभी आपका रियल सेल्फ बाहर आता है।
असली पर्सनैलिटी तब खिलती है जब दिमाग रिलैक्स्ड होता है, क्योंकि जब हम खुद को दबाव देते हैं कि हमें परफेक्ट होना है, तभी हम अननेचुरल दिखाई देने लगते हैं। लोग परफेक्ट इंसान को एडमायर नहीं करते, लोग रियल इंसान को पसंद करते हैं। और जब आप शांत रहते हैं, आपका नेचुरल ह्यूमर, नेचुरल इंटेलिजेंस और नेचुरल चार्म अपने आप सामने आने लगता है। दूसरी बड़ी गलती है दूसरों जैसा बनने की कोशिश। हम कई बार इसलिए शाइन नहीं कर पाते क्योंकि हम किसी और की कॉपी बन जाते हैं। लेकिन हर इंसान के अंदर एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। आपकी आवाज, आपका अनुभव, आपकी सोच। दुनिया में किसी के पास एक जैसा मिक्स नहीं है, और यही यूनिकनेस आपकी असली पर्सनैलिटी है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तब वो पर्सनैलिटी खुलने लगती है। लेखक कहते हैं, रियल पर्सनैलिटी एक्शन में दिखती है, सोच में नहीं। आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, बदलाव तब आता है जब आप बोलते हैं, कदम उठाते हैं और डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। आपका नेचुरल स्टाइल एक्शन में चमकता है, ओवर थिंकिंग में नहीं। आखिर में बात आती है सेल्फ इमेज की। आप खुद को जैसा मानते हैं, आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही बन जाती है। अगर सेल्फ इमेज स्ट्रांग है तो पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट होती है। अगर सेल्फ इमेज कमजोर है तो पर्सनैलिटी अपने आप सिकुड़ जाती है। इसलिए पर्सनैलिटी ग्रो करना मतलब पहले सेल्फ इमेज को हील और मजबूत बनाना। इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत संदेश यही है। सबसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वही है जो खुद को स्वीकार करती है, जो खुद से शांति में है। वो दूसरों को भी स्पेस देता है। वो कंपेयर नहीं करता, जज नहीं करता और दूसरों से डरता भी नहीं। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं, तभी आपकी रियल पर्सनैलिटी चमकती है। चैप्टर 12, द पाथ टू बिकमिंग ट्रूली ग्रेट। महान बनना कोई ट्रॉफी जीतने जैसा एक पल का काम नहीं है। ये एक सफर है, धीरे धीरे भीतर से शुरू होने वाला बदलाव। इस अध्याय का सबसे खूबसूरत संदेश यही है कि ग्रेटनेस बाहर की दुनिया में नहीं मिलती, ग्रेटनेस हमारे अंदर पैदा होती है। हम तब महान बनते हैं जब हम दूसरों से नहीं, बल्कि अपनी ही कल की वर्जन से आगे बढ़ते हैं। हर महान इंसान के भीतर एक खास आग होती है, अपनी मंजिल को साफ देखने की क्षमता। जब डायरेक्शन साफ होती है, दुनिया की नॉइज खुद ब खुद फेड होने लगती है। क्लैरिटी एक ऐसी रोशनी है जो डर को करेज में बदल देती है और इंसान को ऐसे फैसले लेने देती है जो बाकी लोग सोचकर भी नहीं लेते। लेकिन सिर्फ क्लैरिटी काफी नहीं होती। ग्रेटनेस रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन कदमों से बनती है। मोटिवेशन कभी कभी आती है, लेकिन डिसिप्लिन वह साथी है जो हर दिन आपके साथ चलता है। महान लोग परफेक्ट होने की नहीं सोचते, वे बस आज कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। यही कंसिस्टेंसी उन्हें आगे ले जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, महान लोग अपनी सफलता सिर्फ अपने तक नहीं रखते, वे अपनी स्किल्स, अपने आइडियाज और अपनी लर्निंग्स दूसरों की जिंदगी आसान बनाने में इस्तेमाल करते हैं। खुद से आगे सोचना ही कंट्रीब्यूशन है, और यही कंट्रीब्यूशन किसी इंसान को यादगार बना देता है। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो सिर्फ लेने वाले नहीं, बल्कि देने वाले होते हैं। अध्याय का अंतिम संदेश बहुत सरल लेकिन बेहद गहरा है। ग्रेटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक आदत है, एक माइंडसेट है, एक तरीका है जीने का। जब आपका विजन साफ हो जाता है, आपके कदम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और आपकी मौजूदगी दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करने लगती है, तब आप सिर्फ सफल नहीं रहते, आप महान बनने की राह पर चल पड़ते हैं। चैप्टर 13, क्राइसिस, यानी संकट को रचनात्मक अवसर कैसे बनाएं। जिंदगी में सब कुछ ठीक हो तो रास्ते खुद साफ दिखते हैं, लेकिन असली पहचान तब बनती है जब हालात अचानक पलट जाते हैं और फिर भी इंसान खुद को संभाल कर आगे बढ़ता है। इस चैप्टर में मैक्सवेल मल्ट्स हमें यही समझाते हैं कि हर संकट के अंदर एक छुपा हुआ मौका होता है, एक ऐसा मौका जिसे देखने के लिए शांत दिमाग और सही नजर चाहिए। किसी भी क्राइसिस का पहला असर दिमाग पर पड़ता है। हम तुरंत पैनिक, डर और वर्स्ट केस इमेजिनेशन में गिर जाते हैं, और यहीं से प्रॉब्लम वास्तविक से 10 गुना बड़ी लगने लगती है। किताब कहती है कि क्राइसिस का पहला समाधान कोई स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि कामनेस है। जब दिमाग शांत होता है, तभी हमारा सक्सेस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। वही दिमाग जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढ सकता है, वही दिमाग जो हमें बाहर निकाल सकता है। क्राइसिस को पर्सनल बनाने की हमारी आदत भी हमें कमजोर करती है। हम सोचते हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ? लेकिन लेखक कहते हैं कि क्राइसिस कोई इंसल्ट नहीं है, यह सिर्फ एक सिचुएशन है
जैसे ही आप प्रॉब्लम को अटैक की तरह नहीं, एक नॉर्मल स्थिति की तरह देखने लगते हैं, क्लैरिटी लौट आती है और दिमाग ऑटोमेटिकली पूछने लगता है, अब इससे बाहर कैसे निकलना है। इस चैप्टर का एक सबसे पावरफुल पार्ट इमेजिनेशन वाला है। क्राइसिस में हम नेचुरली वर्स्ट केस इमेजिन करते हैं, जो डर को और बढ़ा देता है। लेकिन साइको साइबरनेटिक्स का रूल कहता है, दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करता है जिसकी तस्वीर आप उसे दिखाते हैं। अगर आप बेस्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में रास्ते बनाना शुरू कर देता है। यही इमेजिनेशन क्राइसिस को क्रिएटिविटी में बदल देती है। और एक गहरी सच्चाई, क्राइसिस अक्सर आपको एक नया वर्जन देता है। जब पुरानी सेल्फ इमेज टूटती है तब एक नया कॉन्फिडेंस, नई समझ और नई ताकत पैदा होती है। कई लोग अपनी सबसे बड़ी ग्रोथ उसी दिन से शुरू करते हैं जब उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी क्राइसिस आती है। इस चैप्टर का संदेश बहुत साफ है, क्राइसिस आपको रोकने नहीं आती, क्राइसिस आपको नया बनाने आती है। बस जरूरत है पैनिक को शांत करने की, इमेजिनेशन को सही दिशा देने की और सिचुएशन को पर्सनल न बनाने की। चैप्टर 14, विनिंग फीलिंग। इस चैप्टर का पूरा संदेश सिर्फ एक बात पर टिका है, जीत पहले बाहर नहीं, अंदर होती है। मैक्सवेल मॉल्ट्स कहते हैं कि लाइफ में सफलता किसी टैलेंट, रिसोर्स या अपॉर्चुनिटी से नहीं, बल्कि उस फीलिंग से शुरू होती है जो आप अपने बारे में रखते हैं। अगर आपके अंदर जीत जैसा एहसास है तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। लोग सोचते हैं कि फीलिंग बाद में आती है, पहले रिजल्ट आता है, लेकिन सच इसका उल्टा है। जीत का रिजल्ट तभी आता है जब आप पहले से खुद को अंदर से कैपेबल महसूस करते हैं, जब आप बिलीव करते हैं कि मैं कर सकता हूं, ये मेरे बस में है, मैं इस बार जीतने वाला हूं। दिमाग के अंदर एक सक्सेस मैकेनिज्म होता है जो लॉजिक से नहीं चलता, फीलिंग से एक्टिवेट होता है। लॉजिक आपको हमेशा रोकेगा, डराएगा और एक्सक्यूजेस देगा, लेकिन विनिंग फीलिंग आपको उस एनर्जी से भर देती है जो एक्शन लेना आसान बना देती है। इस फीलिंग को नया बनाने की जरूरत नहीं होती। हर इंसान ने कभी ना कभी अपने लाइफ में कोई ऐसी छोटी या बड़ी जीत महसूस की होती है। किसी काम में सफलता, किसी डर को हराना, कोई चैलेंज पूरा करना। बस उसी फीलिंग को याद करो, दिमाग तुरंत उसी मोड में लौट आता है। आपके अंदर वही कॉन्फिडेंस, वही क्लैरिटी और वही पावर वापस आ जाती है। अगर आप हर दिन कुछ मिनटों के लिए खुद को इमेजिन करें कि आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो दिमाग उस इमेजिनेशन को भी सच जैसा ही मानता है। वह उसी तरह की एनर्जी रिलीज करता है, जिसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, फोकस और एक्शन आपके साइड में काम करने लगते हैं। विनिंग फीलिंग तब और मजबूत होती है जब आप अपनी छोटी छोटी जीतों को भी नोटिस करते हैं। एक अच्छा डिसीजन, एक प्रोडक्टिव दिन, एक छोटी प्रगति। जब आप इन माइक्रो विक्ट्रीज को महसूस करते हैं तो आपका दिमाग सीख जाता है कि आप जीतने वाले इंसान हो, और यह इनर आइडेंटिटी आपको नेचुरली और जीत की तरफ धकेलती है। इस चैप्टर का असली मैसेज यही है, अगर आप जीत जैसा महसूस करना सीख गए तो जीतना सिर्फ समय की बात रह जाती है। यह फीलिंग आपके दिमाग को ग्रीन सिग्नल देती है कि आप सक्षम हो, आप रास्ता ढूंढ लोगे। और जिस इंसान के भीतर यह विनिंग सिग्नल एक्टिवेट हो जाए, उसे लंबे समय तक कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 15, मोर ईयर्स ऑफ लाइफ एंड मोर लाइफ इन योर ईयर्स। इस अंतिम अध्याय में मैक्सवेल मॉल्ट्स बताते हैं कि असली जिंदगी उम्र में नहीं, बल्कि उस एनर्जी में होती है जो हम हर दिन अपने अंदर लेकर जीते हैं। कुछ लोग 60 से 70 की उम्र में भी जवान दिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी भी एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और पर्पस जिंदा रहता है। और कुछ लोग 25 की उम्र में ही बूढ़े लगने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने भीतर की आग बुझा दी होती है। लेखक कहते हैं कि उम्र शरीर में नहीं होती, वह आपके सेल्फ इमेज में होती है। अगर आप खुद को थका हुआ, कमजोर और पुराना महसूस करते हैं तो आपका शरीर भी वैसा ही बनने लगता है। लेकिन अगर आप खुद की छवि एनर्जेटिक और अलाइव देखते हैं तो आपका शरीर भी उसी एनर्जी को फॉलो करता है। दिमाग उम्र तय करता है, शरीर सिर्फ उसकी आज्ञा मानता है। इंसान तब बूढ़ा नहीं होता जब उसके साल बढ़ते हैं, इंसान तब बूढ़ा होता है जब उसकी इमेजिनेशन कम हो जाती है। बचपन में हर चीज एक्साइटिंग लगती थी, क्योंकि दिमाग ड्रीम्स से भरा होता था। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इमेजिनेशन को छोटा करते जाते हैं और प्रॉब्लम्स को बड़ा। इसलिए असली जवानी उसी में है कि आप अपने ड्रीम्स को जिंदा रखें,
नए काम सीखें और अपने माइंड को एक्टिव बनाए रखें। इस चैप्टर का एक कोर ट्रूथ यह है कि एक एक्टिव माइंड हमेशा एक्टिव लाइफ देता है। जब इंसान के पास पर्पस होता है, उसे हर दिन जीने की एक वजह मिलती है और तभी एनर्जी अंदर से बहने लगती है। इसके उलट उद्देश्य की कमी इंसान को जवान उम्र में ही थका हुआ बना देती है। किताब यह भी कहती है कि हैप्पीनेस कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक हेल्थ टॉनिक है। खुश इंसान के शरीर में ऐसी एनर्जी बनती है जो उसे मेंटली भी यंग बनाती है और फिजिकली भी। पॉजिटिव फीलिंग्स दिमाग और शरीर दोनों को हील करती है, जबकि स्ट्रेस इंसान को भीतर से जला देता है। इसलिए हर दिन थोड़ा सा समय उस काम में लगाना जो आपको खुशी दे, आपकी उम्र को नहीं, आपकी लाइफ को बढ़ाता है। और सबसे सुंदर बात, जब आप दूसरों की लाइफ में खुशी, सपोर्ट या मोटिवेशन देते हैं, तो आपकी अपनी लाइफ में भी वार्मथ और एनर्जी लौट कर आती है। कंट्रीब्यूशन इंसान को जिंदा रखता है। जो लोग दूसरों में लाइट फैलाते हैं, वे हर उम्र में ग्लोइंग रहते हैं। चैप्टर का अंतिम संदेश बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल है। जिंदगी सालों से नहीं मापी जाती, बल्कि उस एनर्जी से मापी जाती है जो आप हर साल में लेकर आते हैं। अगर आपकी इमेजिनेशन जिंदा है, आपका माइंड एक्टिव है, आपका हार्ट पॉजिटिव है और आपका पर्पस साफ है, तो कोई भी उम्र आपको बूढ़ा नहीं कर सकती। धीरे धीरे यह यात्रा खत्म हो रही है, लेकिन सच तो यह है कि किताब का अंत आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। साइको साइबरनेटिक्स हमें एक गहरी बात सिखाती है। आपकी जिंदगी वैसे नहीं बदलती जैसी दुनिया चाहती है। आपकी जिंदगी वैसी बदलती है जैसी तस्वीर आप अपने दिमाग में बनाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बदलाव के लिए कोई बड़ी घटना चाहिए, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आपका सेल्फ इमेज बदलता है। जब आप खुद को कॉन्फिडेंट, कैपेबल और पर्पसफुल देखना शुरू कर देते हैं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। यह किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि इमेजिनेशन ही फ्यूचर बनाती है। आप जिस इंसान की छवि अपने भीतर बनाते हैं, वही धीरे धीरे आपकी असली जिंदगी बन जाती है। इस पूरी ऑडियो बुक में आपने सीखा कि नेगेटिव बिलीफ्स को कैसे छोड़ना है, हैप्पीनेस को एक हैबिट की तरह कैसे अपनाना है, विनिंग फीलिंग को कैसे पैदा करना है और हर क्राइसिस को ग्रोथ में कैसे बदलना है। और सबसे खूबसूरत बात, जीना सिर्फ सांस लेना नहीं है, जीना है एनर्जी, एक्साइटमेंट और पर्पस के साथ हर दिन उठना। अगर आपकी सेल्फ इमेज बदल गई, तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। अब बारी आपकी है। इस किताब को सिर्फ सुनिए नहीं, इसे जीना शुरू कीजिए। आज ही अपने भीतर एक छोटा सा बदलाव शुरू कर दीजिए, एक छोटा अपग्रेड जो आगे जाकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो, तो लिसन विद आयुष इनसाइट्स को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको इसी तरह की लाइफ चेंजिंग किताबें आसान और सोलफुल तरीके से सुनाते रहेंगे। अगर साइको साइबरनेटिक्स ने आपको इंस्पायर किया है, तो कमेंट्स में लिखिए, आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ इमेज, ताकि यह पॉजिटिव एनर्जी और आगे फैल सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आपकी नई जर्नी यहीं से शुरू होती है।